क्वेश्चन नंबर 1, नर नारी में कौन सा समास है। प्यारे साथी, आपसे पूछा गया है कि नर नारी में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो प्यारे साथी, आपको बताना था कि नर नारी में कौन सा समास है। तो नर अपने आप में प्रधान है और नारी भी अपने आप में प्रधान है। जब भी दोनों पद प्रधान होते हैं और साथ में योजित साइन लगा होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो प्यारे साथी, द्वंद्व समास होता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है। प्यारे साथी, आपसे पूछा गया है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि चंद्रमुख में कौन सा समास है। तो चंद्र के समान मुख जिसका होता है उसे क्या कहते हैं, चंद्रमुख। चंद्रमा की तुलना मुख के समान की गई है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर कौन सा समास है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। शब्द आपको देखना है कि दोषहर्ता, इसमें आपको बताना है कि प्रत्यय का चयन करना है, यानी कौन सा प्रत्यय है। हर्ता प्रत्यय लगा है, हर है, हत है या हारी है। देखो प्यारे साथी, आपको पता है कि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में होता है। जैसे हमने दोष हर्ता, इसको हमने शब्द विच्छेद कर दिया। तो देखो, दोष में अगर हर्ता हम लगा देते हैं, प्यारे साथी क्या लगा देते हैं, दोष में अगर हम हर्ता लगा देते हैं तो दोष के साथ हर्ता लगा दिया तो दोष हर्ता हो गया। तो जो हर्ता है वो प्रत्यय के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, हर्ता है, जो किस ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि दोष हर्ता में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो हर्ता है वो प्रत्यय के रूप में कार्य कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यानी ये जो शब्द है अवनत, इसमें आपको बताना है कि उपसर्ग है। नत है, अ है, अव है, अवन है। तो यहाँ पर अवनत की बात करी जाए, इसका उपसर्ग देखो क्या होता है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने अव प्लस नत कर दिया, यानी इनके दोनों के हमने शब्द भेद कर दिए, शब्द विच्छेद कर दिए। तो देखो, अब नत के आगे क्या लगा है, अब लगा है। अब क्या है, उपसर्ग के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्या है, उपसर्ग है और उपसर्ग के रूप में काम कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अब उपसर्ग के रूप में कार्य कर रहा है, यानी सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। आपको बताना है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। जो शब्द लिखा है सज्जन, इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम इसका सही संधि विच्छेद करते हैं तो सत्य प्लस जन हो जाएगा, तो सज्जन हो जाएगा। तो सत्य प्लस जन किस में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है जो सज्जन शब्द है इसमें कौन सी संधि है, उस संधि का नाम बता दो। तो आप इसमें बताओगे विसर्ग संधि, आप बताओगे इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन और व्यंजन मिलकर ही अगला व्यंजन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा शब्द बताएंगे, संधि बताएंगे, व्यंजन संधि बताएंगे। व्यंजन संधि की पहचान क्या है, देखो सत्य का हमने देखो ता आधा है जो, और जा है, ये दोनों व्यंजन है। जब व्यंजन व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि बनती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। सज्जन में कौन सी संधि होगी, तो आप बताओगे व्यंजन संधि होगी। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सत्य प्लस जन होता है, यानी आपका आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। आपको ये बताना है कि किसमें विसर्ग संधि है। जैसे अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। तो प्यारे साथी, अभी हमने बताया सज्जन में तो आपको पता है व्यंजन संधि है। यहाँ पर आपका आंसर सी ऑप्शन राइट नहीं होगा। बात करते हैं सदैव। सदैव में देखो क्या है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो ऑप्शन आपका डी भी नहीं होगा। देखो नरेंद्र में आप कह सकते हो सर गुण संधि है, तो यहाँ पर आपका नरेंद्र भी नहीं होगा। बात करते हैं अत एवं, इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तब तो अंतः प्लस एवं करेंगे
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको विसर्ग संधि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ऑप्शन से खेलना शुरू कर दिया तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बस आपको क्या करना है, थोड़ी चीज़ें तैयार करनी है और उन्हीं की मदद से आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे। एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं चीज़ें। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए यही चीज़ें आपको हेल्पफुल बनाएंगी आपकी परीक्षा में। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरी वीडियो अवश्य देख लो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है। अब ये जो शब्द लिखा है पवन, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद का मतलब होता है कि शब्दों को अलग अलग तोड़कर जैसे कोई सार्थक अर्थ बन जाए। जैसे पवन का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो पवन अगर है शब्द, इसका अगर आप सही संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, पो प्लस अन होगा तो पवन हो जाएगा। यहाँ देखो, आप कह सकते हो कि कौन सी संधि है। अगर आपसे पूछी जाए पवन में कौन सी संधि है तो आप कहोगे सर अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। स्वर संधि के कितने वेद होते हैं आपको पता है, 5 वेद होते हैं, उसी में एक वेद है अयादि स्वर संधि। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है। पवन का संधि विच्छेद क्या है, पो प्लस अन है। किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी आपको देखना है कि कौन सा शब्द सही लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा गया है, ये आपको पहचान करनी है। जैसे आपका शब्द जल्दी है, क्या आप देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से जल्दी सही लिखा है, नहीं सही लिखा है, यानी आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। बात करते हैं सी ऑप्शन की। यहाँ सी ऑप्शन में जल्दी सही नहीं लिखा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और इसमें डी वाली ऑप्शन में तो कतई गलत है, क्योंकि यहाँ पर जल्दी तो सुर और ताल से मिल ही नहीं रहा है। सिर्फ एक ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वी ऑप्शन में जो जल्दी लिखा है वही सही है, बाकी किसी ऑप्शन में सही नहीं है। तो आपको बताना था कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, किसमें सही शब्द लिखा है, तो आपका बी ऑप्शन में जल्दी सही लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन का आंसर फिर से दे दीजिए। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी फिर से आपको बताना है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है। तो देखो, यहाँ प्रकथन लिखा है, कौन सा शब्द ऐसा है जो वर्तनी की दृष्टि से सही है। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन को देखेंगे तो ये वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है। सी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये भी नहीं सही है, डी वाले में भी सही नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन आपका राइट है जो है ए। यहाँ पर प्रकथन किस ऑप्शन में सही है, तो ए ऑप्शन में सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे साथी। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। जैसे यहाँ पर छ है, स है, त्र है, ज्ञ है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है। देखो, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे साथी 4 होती है। उसमें कौन कौन से होते हैं आपको पता है, छ, त्र, ज्ञ और एक और होता है स्र। तो ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो अगर ऑप्शन अब देखते हैं तो ऑप्शन में छ संयुक्त व्यंजन है, त्रा भी संयुक्त व्यंजन है और ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है। सिर्फ एक ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है जो है वी, यानी आपसे पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो बी वाले ऑप्शन में जो स लिखा है षटकोण वाला, तो ये नहीं है, ये व्यंजन संधि ये व्यंजन है। और यहाँ पर आपसे पूछा है संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो ये वाला सा है जो संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है। तो प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को बहुत घुमाकर पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं पढ़ते नहीं हैं, तो इसी से क्वेश्चन गलत कराते हैं और कहते हैं सर मेरा क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन मुझे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, उसकी वजह ये है कि आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़िए, फिर ऑप्शन को ध्यान से देखिए, फिर आपको आंसर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
लीची किस भाषा का शब्द है? प्यारे साथी आपको बताना है जो लीची है वो किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, चीनी का या जापानी भाषा का। तो प्यारे साथी आपसे पूछा गया है कि लीची जो है किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर जो लीची शब्द लिया गया है ये चीनी भाषा का शब्द है। तो प्यारे साथी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चश्मा किस भाषा का शब्द है? ये भाषा से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बताना है कि चश्मा किस भाषा का शब्द है, अरबी का, फारसी का, चीनी का या जापानी भाषा का। तो प्यारे साथी चश्मा जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो आप बताओगे सर फारसी भाषा का शब्द है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि जो भुजंग शब्द लिखा है ये किसका पर्यायवाची है? केचुआ का, गिरगिट का, सर्प का या तोता का। तो प्यारे साथी आपको बताना था भुजंग किसका पर्यायवाची है, तो सर्प का पर्यायवाची है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है केतु का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि जो केतु शब्द लिखा है इसका पर्यायवाची क्या है? झंडा है, आचार है, किरण है या दिशा है। तो आपको बताना था केतु का पर्यायवाची क्या है। तो केतु का पर्यायवाची प्यारे साथी क्या है? झंडा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है कृतज्ञ का विपरीत शब्द क्या है, यानी विलोम शब्द क्या है। कठिन है, कृपण है, कृतघ्न है या करुण है। तो प्यारे साथी अगर कृतज्ञ का विलोम देखें तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कृतघ्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कृतज्ञ का विलोम शब्द पहचानना था, तो पहचान किसमें है? सी ऑप्शन में कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी बात को करने का निश्चय एक शब्द में बताना है, उसे क्या कहते हैं? किसी बात को करने का निश्चय विकल्प कहेंगे, संकल्प कहेंगे, कल्प कहेंगे या अतः कहेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना था किसी बात को करने का निश्चय क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे संकल्प, यानी हमने इस बात को करने का निश्चय ठान लिया, यानी संकल्प ले लिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में हिंदी को डैश डैश कहा गया है। आपको बताना है कि खाली जगह पे क्या आएगा? आर्य भाषा कहा गया है, संपर्क भाषा कहा गया है, राष्ट्रीय भाषा कहा गया है या राजभाषा कहा गया है। तो संविधान में हिंदी को कौन सी भाषा कहा गया है? तो राजभाषा कहा गया है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आना चाहिए? राजभाषा आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उल्लू सीधा करना का अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि उल्लू सीधा करना, ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। तो उल्लू सीधा करने का अर्थ प्यारे साथी क्या होता है? अपना काम निकालना, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना काम निकालना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि माथा ठनकना का अर्थ आपसे पूछा गया है क्या है? भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना। यानी माथा ठनकते नहीं है, कहते हैं मेरा माथा ठनका है, तो ऐसा कुछ आशंका हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनिष्ट की आशंका होना, यानी कुछ अनहोनी होना, इसी को कहते हैं माथा ठनकना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है पूस की रात। रचनाकार हैं प्रेमचंद्र जी हैं, शिव पूजन राय हैं, सहाय है, निराला जी हैं, प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर पूस की रात आपको बताना है कमेंट में ये किसकी कहानी है, ये कहानी है किसकी कहानी है, ये आपको बताना है। ये जो कहानी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है, शिव पूजन सहाय ने लिखी है, निराला जी ने लिखी है या प्रसाद जी ने। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये आपके लिए कमेंट के लिए मैंने होमवर्क के तौर पर छोड़ दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं और पूरी देखने के बाद एक बार अपना सुझाव जरूर दे दीजिए और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दे दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।